हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, कुछ टाइम से हमारी ये साइंस की क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे ही वो काम आ जाते हैं जिस कारण नहीं ले पाते हैं। आज देखिए, 2 पार्ट हमारे हो चुके थे। टॉपिक था आपका अम्ल और क्षार, यानी कि एसिड और बेस से संबंधित हमारे 2 पार्ट हो चुके थे। हम टोटल 100 MCQ जो डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंतर्गत 2 पार्ट के द्वारा हमने 50 क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर लिए थे। ये जो लेक्चर सीरीज है, ये हमने NCERT साइंस कंप्लीट चैप्टर वाइज नाम से शुरू किया भाई, जिसके अंतर्गत हम NCERT की जो बुक है, विशेषकर 9th और 10th क्लास की, उनसे पूरा का पूरा सार निकाल करके उनसे जो हमने क्वेश्चन तैयार किए, वो क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। टोटल 100 क्वेश्चन के 4 पार्ट बनते हैं भाई। 2 पार्ट हम पहले ही देख चुके हैं, ये हमारा तीसरा पार्ट है और 4th पार्ट हमारा रहेगा, उसमें इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले एक चैप्टर हम कर चुके हैं भाई, धातु और अधातु, यानी कि मेटल और नॉन मेटल। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये लेक्चर सीरीज किन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आप सभी को पता है भाई, वर्तमान का सबसे अच्छा जो बेस होता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, वो NCERT की बुक होती है। और यहाँ पर हमने पूरे क्वेश्चन NCERT बेस्ड तैयार किए हैं। सामान्य ज्ञान जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आपकी इंडिया के अंदर होती है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो CET का हो, रेलवे का हो, SSC का हो, रीट का हो, LDC का हो, राजस्थान पुलिस का हो, इंडिया के अंतर्गत होने वाले किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, सभी में यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। अब शुरू करते हैं। देखिए, हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, और वैसे हम 50 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो ये 51वें नंबर का क्वेश्चन है भाई। बैंकिंग सोडा का उपयोग किस में किया जाता है। बैंकिंग सोडा का फॉर्मूला हमने देखा था पिछली क्लास में। तो बैंकिंग सोडा का उपयोग है इनमें से किस में किया जाता है। आप कमेंट करके बताना भाई, बैंकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन उपयोग पर आता है। देखिए, सोडा अम्ल अग्निशामक में इसका उपयोग किया जाता है। एंटासिड के संगठन में इसका उपयोग किया जाता है। पाव रोटी या केक को फुलाने और स्पंजी बनाने में इसका उपयोग करते हैं। और इनमें से सभी भाई, बैंकिंग सोडे को हम जलाते हैं तो उससे CO2 गैस निकलती है भाई। बैंकिंग सोडे को जब हम जलाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट मैं बता देता हूँ। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा, आप कमेंट करके बताना, देखना सही आ रहा है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपके बैंकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है। जब इसको हम गर्म करते हैं, तो गर्म करेंगे तो CO2 गैस निकलेगी भाई। ये CO2 गैस जो होती है, ये क्या करती है, आपने पाव रोटी देखी होगी, जिन्हें हम डबल रोटी या ब्रेड कह देते हैं, वो फुली हुई रहती है, बीच में स्पंजी होती है। केक भी आपको स्पंजी मिला, इनको स्पंजी और फुलाने में जो सहायता करती है, ये CO2 गैस करती है। तो इसका उपयोग सोडा अम्ल में करते हैं, एंटासिड के संगठन में करते हैं, पाव रोटी या केक को फुलाने या स्पंजी बनाने में करते हैं। मतलब ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा भाई। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 52 का है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या भाई। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या, वाशिंग सोडा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है NaHCO3, ये तो अभी हमने बात की भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बैंकिंग सोडा होता है, ये तो खाने का सोडा भाई। ये तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, एक होता है Na2CO3 × 10H2O और एक Na2SO4 × 10H2O। इसका नाम आपको बताना भाई, ठीक है ना। सोडियम सल्फेट × 10H2, इसका नाम आपको बताना, लेकिन ये आपका धोने का सोडा नहीं है, ये बता देता हूँ। अब इनमें आपका आंसर देंगे ना, तो सामान्यतः आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, NaCO3 सोडियम, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। लेकिन सोडियम कार्बोनेट के साथ में जब जलीय विलयन यानी कि H2O जुड़ा हुआ और कितने अणु होने चाहिए, 10 अणु, तब ये आपका क्या कहलाएगा, धोने का सोडा। इसका मतलब सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। अगर ये ऑप्शन में नहीं होना, तब आपको ये टिक करना है, लेकिन ये मिले तो आपको यही टिक करना। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है भाई, धोने के सोडे के फॉर्मूले के अंदर कितने जल के अणु होते हैं, तो 10 जल के अणु होते हैं, ये भी याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट हम इसका नाम चलो मैं बता देता हूँ, सोडियम सल्फेट × 10H2O का, इसे ग्लोबल सोल्ट कहते हैं भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, ग्लोबल सोल्ट कहा जाता है, ठीक है ना। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, सोडियम सल्फेट 10H2O। ओके, 54 नंबर का क्वेश्चन है, धोने का सोडे का उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। एक मिनट, 53 का आ गया, 52 53 का रह गया यार, एक क्वेश्चन मिस हो गया यहाँ पर। चलो मैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता देता हूँ।
भाई थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, इसमें प्रतिशत वगैरह पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन वैसे तो पूछे नहीं जाते हैं। प्रतिशत वाला क्वेश्चन था एक 53 नंबर पर, वो मैंने करवाया नहीं है, तो वो फिर कभी देख लेंगे भाई, अगली क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे प्रतिशत वाले को। वैसे प्रतिशत वाले पूछे नहीं जाते हैं भाई। 54 का देख लीजिए, धोने के सोडे के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है भाई, सही कौन सा यहाँ पर ये पूछा। देखिए हमने बेकिंग सोडा देखा, बेकिंग सोडा हमने देखा भाई, और बेकिंग सोडे का फॉर्मूला भी देख लिया, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी बात धोने के सोडे की चल रही है। धोने का सोडे का जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 ये धोने का सोडे का फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया, उपयोग पूछ लिया, तो देखिए घरों के साफ सफाई में इसका उपयोग करते हैं भाई, सभी को पता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने में इसका उपयोग करते हैं, ये बन सकता है क्वेश्चन। कांच, साबुन और कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इसका मतलब इन सभी में आपको सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट या फिर कह सकते हैं धोने के सोडे का फॉर्मेशन काम में लिया जाता है भाई, उपयोग किया जाता है। 54 के बाद में आता है 55 नंबर का क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर यह नीले रंग से किस रंग में बदल जाएगा। कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, और क्रिस्टल है, क्रिस्टल का मतलब इसके साथ में जल की मात्रा भी है। जल कितना है, 5 अणु है भाई जल के, तभी भी आपको क्रिस्टल लिखा हुआ मिले ना, तो इसका मतलब उसके साथ में जल है भाई। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मतलब कॉपर सल्फेट इंटू 5H2। अब इसको करना है हमें गर्म भाई, चलो नीचे लिख देता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं भाई। देखिए क्या है फॉर्मूला, CuSO4 इंटू 5H2। इसको हम क्या करते हैं, गरम करते हैं भाई। गरम करेंगे तो क्या होगा, जल निकल जाएगा, पीछे क्या बचेगा, CuSO4। गरम करेंगे तो भाई जल निकल जाएगा, CuSO4 मिलेगा। और ये CuSO4 कैसा होता है, ये वाइट रंग का होता है, श्वेत रंग का होता है। देखिए कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है ये नीले रंग का होता है, ये आपको नीले रंग का मिलेगा, ब्लू कलर का होता है। जब इसको गर्म करेंगे तो ये जल निकल जाएगा, जल निकलने के बाद ये बचेगा और ये आपके वाइट रंग का होता है। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं 56 की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू विट्रोल जिसे हम नीला थोथा कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ब्लू विट्रोल या नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। कई बार ये फॉर्मूले दे करके आपको इनका नाम पूछ लिया जाता है, और कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ब्लू विट्रोल या नीला थोथा किसे कहते हैं भाई। देखिए CaSO4 इंटू 2H2O, CuSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 5H2O। फॉर्मूले में आपको ध्यान में रख लेना भाई, इसका फॉर्मूला CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट तो होगा। जल के अणु कितने होंगे भाई, कॉपर सल्फेट इसमें नहीं है तो इसको काट दीजिए। 2 जल के अणु तो उतने, मतलब इसमें क्या होंगे भाई, 5H2O जल के अणु होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 5 जल के अणु होंगे। अभी जो हमने ये देखा था ना सूत्र, इसमें इसी को लिया था हमने, नीले थोथे को, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4th ऑप्शन हो जाएगा, CuSO4 इंटू 5H2O। यहाँ पर देखिए और कोई सा फॉर्मूला निकल करके आ रहा है, एक बार वो बता देते हैं अगर कौन सा निकल रहा। देखिए ये जो CuSO4 इंटू 2H2 है ना, इसको क्या कहते हैं भाई, इसको क्या कहेंगे, इसको कह देंगे हम जिप्सम कह देंगे भाई, जिप्सम कह देंगे, ठीक है ना। जिप्सम का फॉर्मूला ये होता है CaSO4 इंटू 2H2O, और जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं, गर्म करेंगे ना, तब इससे क्या बन जाएगा, CaSO4 इंटू 12H2, ये बन जाएगा। और ये होता है आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला भी याद रख लेना, ठीक है ना। और डिफरेंस देखिए भाई, इसमें कैल्शियम है, जिप्सम के अंदर कैल्शियम है भाई, कैल्शियम, ठीक है ना। यहाँ पर कॉपर की बात चल रही है, तो ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। 57 का देखिए भाई, 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म तब क्या बनता है। जिप्सम यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O, 2 अणु जल के। अब इसको हमने क्या किया, 373 केल्विन पर गर्म कर लिया भाई। यही फॉर्मूला होता है ना, CaSO4
CaSO4 इंटू 2H2। अब हमने क्या किया, इसको 373 केल्विन पर क्या कर लिया, गर्म कर लिया भाई। गर्म किया तो क्या बनेगा, ये जल के अणु निकल जाएंगे भाई, CaSO4। लेकिन जल के अणु कंप्लीट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हाफ जल का अणु रह जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा भाई। देखिए जिप्सम का फॉर्मूला तो ये होता है, जब इसको गर्म करते हैं 373 केल्विन पर ये बन जाएगा, और इसको हम कहते हैं भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये आपका कैसा होता है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग बहुत ज़्यादा भाई खिलौने वगैरह बनाने में, प्लास्टर करने में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूले देखिए, अभी पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला आपके लिए सही रहेगा। अगर याद रखना है तो कौन सा भी पूछा जा सकता है। विरंजक चूर्ण हम पढ़ चुके हैं, CaOCl2, ठीक है। नीला थोथा हम पढ़ चुके हैं भाई, नीला थोथा का क्या होता है, अभी तो हमने देखा था नीला थोथा, ये रहा CuSO4 इंटू 5H2। ये जल के अणु जरूर ध्यान में रखना भाई, CuSO4 इंटू 5H2, ये नीला थोथा का हो जाएगा। बेकिंग पाउडर का हमने देखा है भाई, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग पाउडर का होता है NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट। और धोने का सोडे का पूछ ले, धोने के सोडे का फॉर्मूला पूछे तो आपका हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2, ये आपका धोने का सोडे का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये कई फॉर्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रख लेना भाई। नेक्स्ट हम 57 के बाद में, ये हम बात कर चुके हैं भाई, इनको 373 केल्विन पे गर्म करते हैं। ये वाले रिएक्शन जरूर थोड़े से ध्यान में रख लेना, कई बार ऐसी की ऐसी पूछ ली जाती है। 58 का देखिए भाई क्या कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सफ़ेद चूर्ण को जब जल में मिलाते हैं, मिलाने पर एक ठोस पदार्थ बन जाता है, ये ठोस पदार्थ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि CaSO4 इंटू 1/2H2। ये सफ़ेद चूर्ण है भाई इसका। अब इसके अंदर हमने क्या किया, जल मिला दिया, H2O मिला दिया। H2O मिला दिया तो क्या बनेगा भाई, यहाँ पर H2O मिला दिया तो यहाँ पर बन जाएगा जिप्सम। जिप्सम कैसे, SO4 इंटू 2H2, ये बन जाएगा भाई जिप्सम, जो कि ये ठोस पदार्थ होता है, ये हार्ड सब्सटेंस होता है, ठोस पदार्थ होता है भाई, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आंसर आपका C हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा। जिप्सम याद रख लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिप्सम। देखिए एक चीज़ और देख लेना, डोलामाइट, बॉक्साइट और जिप्सम तीनों ही आपके कैल्शियम के क्या हैं भाई, अयस्क हैं। ये वाला भी याद रख लेना, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। डोलामाइट, बॉक्साइट और जिप्सम तीनों ही कैल्शियम के अयस्क हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 58 के बाद में 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है भाई ये 59 का, CaSO4 इंटू H2O का प्रचलित नाम क्या है। CaSO4 इंटू H2O का प्रचलित नाम क्या है भाई। भाई ये यहाँ पर हाफ लिखना चाहिए था, वो यहाँ से मिस्टेक हो गया, ये होना चाहिए था फॉर्मूला। तो ये हम पढ़ चुके हैं भाई, यहाँ पर इसका जो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि POP हो जाएगा, ठीक है। ग्लोबल लवण की हम बात कर चुके हैं, ये निकाल दीजिए भाई, ये ग्लोबल लवण की बात कर चुके हैं, विरंजक चूर्ण की कर चुके हैं, जिप्सम की कर चुके हैं, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फॉर्मूले बता चुका हूँ भाई, विरंजक चूर्ण का बता चुका हूँ, CaOCl2, ठीक है। इसका मैं बता चुका हूँ पहले ही, ग्लोबल लवण का तो Na2SO4 इंटू 10H2O, ठीक है। सेम ऐसा ही होता है आपका धोने के सोडे का, लेकिन उसमें C कैल्शियम आ जाए, ठीक, सॉरी सोडियम हो, यही होगा, लेकिन उसमें कार्बोनेट होगा, Na2CO3 होगा भाई इंटू 10H2। ये फॉर्मूला होगा आपके धोने के सोडे का, और ये ग्लोबल लवण का। जिप्सम का बता चुका हूँ भाई, CaSO4 इंटू 2H2। 16 का देखिए भाई क्या कह रहा है, खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने, सतह को चिकना बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो खिलौना बनाने, सजावट का सामान, सतह को चिकना बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 61 का देखिए क्या कहता है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा।
यानी कि कोई विलेन है। आपके अंडे का जो पिसा हुआ कवच है उसको जानते हैं आप, क्या होना चाहिए उसके अंदर भाई, अंडे के पिसे हुए कवच में क्या होना चाहिए भाई, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मुख्य रूप से हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच होता है। अब कोई विलेन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। अब विलेन जो है देखिए यहाँ पर हम बात करें तो एसिड से अभिक्रिया करवा देते हैं इसकी, एसिड के साथ में एसिड से अभिक्रिया करेगा तो CO2 गैस निकलेगी भाई, CO2 गैस निकलेगी। ये CO2 गैस है चूने के पानी को दूधिया, चूने का पानी कौन सा होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये आपका बुझा हुआ चूना होता है चूने का पानी, ठीक है ना। अगर इसमें हम CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा भाई, CaCO3 बन जाएगा, सॉलिड में परिवर्तित हो जाएगा भाई, और यह आपका दूधिया रंग का हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोबारा समझना, अंडा का जो कवच होता है वाइट, वो किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब हम क्या करते हैं, इसकी क्रिया एसिड के साथ करवा देते हैं, क्योंकि एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एसिड के साथ क्रिया करवाते हैं तो यहाँ से एक गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, यहाँ पर एक गैस निकलती है, हमने बात कर ली कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस क्या करती है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है, चूने के पानी को, चूने का पानी ये है, इसके साथ अभिक्रिया करे और इसको क्या करेगी, दूधिया कर देगी, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगी। तो यहाँ पर एसिड ये भी नहीं है भाई, एसिड ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, सभी लवण है, लेकिन HCl क्या है भाई, अम्ल है, और यही आपका होगा इसका राइट आंसर। 62 का देखिए, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, चांदी को, सोने को, मरकरी को, प्लेटिनम को। तो मरकरी जो होती है ना Hg, जो कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में बनी रहती है भाई, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका उपयोग थर्मामीटर वगैरह में हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई 63 का क्या आंसर होगा, सोल्डर किसका मिश्र धातु है, सोल्डर किसका मिश्र धातु है भाई, तांबा और जस्ते का, तांबा और टिन का, सीसा और टिन का, निकल और क्रोमियम का। तो सोल्डर जिसे हम रागा कहते हैं, सामान्यतया रागा कहा जाता है भाई सोल्डर को, ये किसका मिश्र धातु है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ना, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, सीसा और टिन जो होती है इनका मिश्र धातु है सोल्डर। सीसा यानी कि Pb और टिन यानी कि एंटीमनी Sn, इसका मिश्र धातु है आपका ये सोल्डर। ठीक है, अब पूछ ले आपसे कि तांबा और जस्ता मिलाते हैं तब क्या बनता, तो ब्रास बनता है, ये याद रख लेना, ब्रास। तांबा और टिन मिलाते हैं तब आपका ब्रोंज बनेगा, ब्रोंज, ये भी याद रख लेना। तो ये 2-3 हैं जो आपको याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। आगे 64 का देखिए भाई, 64 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गंधीय सूचक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में किया जाता है, यानी कि इनमें से कौन सा है जिसका उपयोग हम गंध लेकर के पता लगा सकते हैं कि वो एसिड या बेस है। तो यहाँ पर देखिए प्याज, वेनिला, लौंग का तेल, या इनमें से सभी। आप सभी को पता है प्याज में देखिए कितनी कैसी तीखी गंध आती है, उसमें वेनिला में भी ऐसा होता है, लौंग में भी। इसका मतलब ऑप्शन सी होगा, ये सभी आपके गंधीय सूचक होंगे भाई। सी सॉरी ये डी है भाई, सी लिख दिया यहाँ से गलती से, डी होगा राइट आंसर। 65 का देखिए, सभी अम्लों में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, सभी अम्लों के अंदर कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो आप सभी को पता है भाई, अम्ल जो होता है ये H+ आयन देता है, कैसा भी अम्ल ले आओ वो हमेशा H+ आयन देगा। जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, HBr है, HI है, कैसा भी ले आओ आप अम्ल, उसमें H+ आयन तो उपस्थित होंगे। और वैसे आप सभी को पता है भाई, H+ आयन ही उसकी अम्लता को दर्शाते हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन ही होगा, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। 66 का देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन एक ऑक्सी अम्ल है। ऑक्सी अम्ल का मतलब होता है उसके अंदर ऑक्सीजन उपस्थित हो, ऑक्सी अम्ल का मतलब उसमें एक ऑक्सीजन उपस्थित हो गई। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HCl होता है, यहाँ पर कहीं पर भी आपको ऑक्सीजन नज़र नहीं आ रही है। सिल्वर नाइट्रेट की बात करें तो AgNO3, ये आपका है ही नहीं भाई, सिल्वर नाइट्रेट ये तो आपका लवण है, तो ये तो आपका होगा नहीं अम्ल AgNO3। ग्लूकोज है तो C6H12O6, ये भी आपका एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, तो ये भी नहीं होगा भाई।
नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। इसमें आपका देखिए ऑक्सीजन आ रहा है, इसका मतलब यही हो जाएगा ऑप्शन डी। नाइट्रिक अम्ल एक ऑक्सी अम्ल होता है भाई, जिसमें ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सी अम्ल हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए 66 का क्या कह रहा है कि जिन अम्लों में ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य तत्व के परमाणु उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन के अलावा कोई अन्य तत्व हो तो उसे क्या कहेंगे, उसमें ऑक्सीजन नहीं हो तो अनोक्सी हो जाएगा, वो अनोक्सी अम्ल हो जाएगा, सीधा सा मतलब। 68 का क्या कह रहा है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ये क्या करेगा भाई, लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देगा। लिटमस को प्रभावित नहीं करेगा, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देगा, लाल नीले दोनों लिटमस को प्रभावित करता है। देखो भाई कॉपर सल्फेट CaSO4 जलीय विलयन है, इसका मतलब इसके साथ में जल उपस्थित है, मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन है भाई। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट की जब हम बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट बनता किससे है, CuSO4 है भाई, ये CuSO4 बनता किससे, पहला तो यही क्वेश्चन आता है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, एक तो आपका ले लेंगे CuOH का होल ट्वाइस, ये आपका बेस हो जाएगा भाई। ठीक है, और एक ले लेंगे हम यहाँ पर H2SO4। ठीक है, SO4 चाहिए तो H2SO4, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये आपका वीक बेस हो जाएगा भाई। थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है, दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, CuSO4 बन जाएगा, साथ में H2O निकल जाएगा। यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट बन रहा है ना, ये कॉपर सल्फेट जलीय विलयन, यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब अम्ल मजबूत है यहाँ पर, तो अम्लीय प्रभाव दर्शाएगा ना, इसका मतलब ये स्लाइटली एसिडिक होता है भाई, अम्लीय प्रकृति का होता है। ये कॉपर सल्फेट कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। और अम्ल क्या करता है भाई, नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले को क्या करेगा, लाल कर देगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए कॉपर सल्फेट पूछ लिया, इसका मतलब पहले ये जाओ ना, इसका निर्माण किससे हुआ है, एक तो कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है इससे, और सल्फ्यूरिक अम्ल से इसका निर्माण हुआ। ये वीक बेस होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो थोड़ा अपना अम्लीय प्रभाव दर्शाएगा, इस कारण ये नीले को लाल कर देता है भाई। 69 का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 69 कह रहा है यदि हम धावन सोडे की थोड़ी सी मात्रा, धावन सोडा मतलब Na2CO3, और साथ में 10H2O की थोड़ी सी मात्रा उस लेते हैं, इसमें लगभग 1 ml तन्नु HCl मिलाते हैं, तो हम क्या देखते हैं भाई, इसके अंदर हम Na2CO3 है, इसमें हम क्या करते हैं, HCl मिला देते हैं भाई, HCl मिला देते हैं, तो हम क्या देखते हैं, पोप धवनी के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है, CO2 तेज गैस है वो तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, उजला रंग तलछट बन जाता है, कोई गैस नहीं निकलती है भाई। देखिए यहाँ पर जब देखेंगे ना, तो इससे देखिए ये जो Na है ना, ये Na क्रिया कर लेगा Cl के साथ, और ये NaCl बना लेगा भाई। ठीक है ना, ये Na इस Cl के साथ क्रिया करके, ये दोनों क्रिया करके NaCl बना लेगा, पीछे गैस कौन सी बची, CO2 गैस निकल जाएगी, और साथ में H2O बनता है भाई। ठीक है ना, इसका मतलब कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा घोल क्षारीय है भाई, क्षारीय घोल कौन सा, बेसिक कौन सा इनमें से, कैसे पता लगाएंगे भाई। देखिए H+ आयन है, इसमें यहाँ पर 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर, इसी प्रकार से दे रखी हैं। तो पहला तो ये पता होना चाहिए भाई एसिडिक और बेस में थोड़ा सा डिफरेंस। देखिए अगर न्यूट्रल है तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, तब आपको देखना पड़ेगा भाई H+ की सांद्रता है, और ये आपको देखना पड़ेगा 10⁻⁷ मोल पर लीटर मिलेगी आपको, या फिर OH- = 10⁻⁷ मोल पर लीटर मिलेगा। अगर यही आपको एसिड मिलेगा ना, तो एसिड के अंतर्गत कैसा मिलेगा, H+ आयन मिलेंगे, और H+ आयन है ये आपके 10⁻⁷ मोल पर लीटर मिलेंगे। देखिए H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा मिलेगी इससे, ठीक है ना। अगर यही बेसिक होता तब आपका
H प्लस आयन की सांद्रता कम मिलेगी भाई, H प्लस आयन की सांद्रता ये आपकी कम मिलेगी, मतलब इससे कम होगी, -10 मोल पर लीटर। क्षारीय पूछा, इसका मतलब ये ढूंढना हमें। तो देखिए H प्लस आयन है, ये देखिए ये नहीं तो होगा भाई, हाँ ये देखिए फर्स्ट वाला देखिए H प्लस आयन है, इसकी सांद्रता वो इससे कम है भाई, H प्लस आयन इसमें कम है, इसका मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला याद रख लेना भाई, ये आपको देखने को मिलेंगे अगर पहचान करनी हो तो। 71 का देखिए भाई, साधारण नमक का पीएच कितना होता है। साधारण नमक का पीएच NaCl लिखते हैं हम साधारण नमक को, मतलब ये एक तो आपका NaCl लिखते हैं ना सामान्यतः, एक तो HCl होता है और NaOH दोनों होते हैं। ये आपका बेस है और ये आपका अम्ल है भाई, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग अम्ल है। दोनों अभिक्रिया करेंगे तब आपका NaCl बनेगा। दोनों स्ट्रॉन्ग है तो मतलब एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देंगे, ये न्यूट्रल होगा, मतलब इसका पीएच कितना होगा, 7 होगा भाई। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके 72 का देखिए भाई, पीएच का मतलब क्या होता है। पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पूछा, तो यहाँ पर पीएच पूछे तब तो आपको याद रखना भाई माइनस log H प्लस या हाइड्रोजन की सांद्रता। अगर POH पूछे तब आपका हो जाएगा -log OH माइनस की सांद्रता, ये याद रख लेना। तो यहाँ पर देखिए pH इक्वल टू -log H प्लस -log H प्लस, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 73 का देखिए भाई क्या कह रहा है, कमरे के तापमान पर pH प्लस POH का मान कितना होता है। pH प्लस POH का मान कितना होगा भाई, आप सभी को पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि शुरुआत में मैं समझा चुका हूँ। ये देखिए बीच में आपका पॉइंट होता है 7 नंबर, ठीक है ना, और 7 से आगे चले जाएंगे तब तो आपका हो जाएगा भाई कौन, बेस क्षार, और 7 से नीचे आ जाएंगे तब अम्ल होगा। मतलब टोटल इनका जो योग करेंगे ना तो 14 होगा ये, ठीक है ना, 14 होगा। बीच में न्यूट्रल होता है 7 से नीचे आपका एसिड होगा और 7 से ऊपर आपका बेस होगा भाई, ये याद रख लेना। इसका मतलब सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, सी होगा आपका राइट आंसर। 74 का देखिए क्या कहता है, अम्ल और क्षारक वह पदार्थ है जो जलीय घोल में क्रमशः हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सन आयन देते हैं, ये किसका सिद्धांत है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सिद्धांत, समझना पड़ेगा इसको। अम्ल यानी कि HCl है, ठीक है, इसकी जल में क्रिया करवा दी हमने, तो ये क्या करेगा भाई, H प्लस आयन देगा और साथ में Cl आयन देगा। Cl को एक बार अलग कर दीजिए, तो ये मतलब H प्लस आयन दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है भाई, एसिड है। इसी प्रकार से हमने क्या किया, NaOH ले लिया और इसको भी हमने क्रिया कराई, तो Na प्लस आयन और साथ में OH माइनस आयन दे रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यही कहा यहाँ पर अम्ल क्या कर रहा है, जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन दे रहा है और क्षारक आपका हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। ये जो सिद्धांत दिया था ये आर्नेस के द्वारा दी गई थ्योरी है भाई, आर्नेस ने दिया था ये सिद्धांत। 75 और आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं भाई। क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे आप एक प्रोटॉन कह सकते हैं भाई, प्रोटॉन इनमें से किसे कह देंगे। देखिए भाई आप सभी को पता है भाई, जब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। जब इसके न्यूक्लियस में जाते हैं तो वहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, जीरो होता है, ठीक है। लेकिन हम बात करें यहाँ पर, देखिए इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा लेकिन न्यूट्रॉन होता ही नहीं है भाई, इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, तब इसको हम H प्लस लिख देते हैं भाई। अगर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना तो पीछे H प्लस एक ही बचता है भाई, प्रोटॉन, तब इसको हम प्रोटॉन कह देंगे। अगर H प्लस लिखा हुआ होता है तब उसको हम क्या कह देंगे भाई, प्रोटॉन कह देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 75 क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से हो चुके हैं भाई। नेक्स्ट क्लास में हम 25 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे और इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन एसिड बेस वाले चैप्टर से हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। क्लास कैसी लगी है कमेंट करके बताना भाई। इसी प्रकार से हम पूरी NCERT करेंगे, फिर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी करेंगे। ओके, थैंक यू।